जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं 2025 के पीवाईक्यू के साथ। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रमेय नहीं है। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? अप्रमेय संख्या नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो बच्चों, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं। ठीक हो गया। साथ ही जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है और उनकी पुनरावृत्ति होती है। जो भी हम भाग देंगे उसमें जो भी नंबर होंगे वो रिपीट होंगे। ये तो होंगे परिमेय संख्याएं। अब अप्रमेय संख्या क्या होती है? अप्रमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। यानी हम भाग देते रहेंगे तो हम रुक नहीं पाएंगे, और जो नंबर होंगे वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, गैर पुनरावृत्ति होती है उनकी। ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे अप्रमेय संख्याएं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सारे भी हमारे रूट के नंबर होते हैं ये सारे अप्रमेय संख्या होती हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। √2 अप्रमेय संख्या हो गई, √3 अप्रमेय संख्या हो गई। अब हम √4 को देखते हैं। √4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। तो 2 तो हमारा क्या है? प्रमेय संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? √4। तो हमारी जो √4 है वो अप्रमेय संख्या नहीं है। ठीक हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद 2x² - 7x - 15 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? हमें द्विघात बहुपद दे रखी है, इसमें हमें शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल जैसे कि हम जानते हैं C/A होता है। अब यहाँ पे जो C होता है वो अचर पद होता है। ठीक हो गया। और A होता है x² का गुणांक। ठीक हो गया। अगर हम इसको, जो हमारी मानक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। a हमारा x का गुणांक हो गया, अगर हम इसको ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a हमारा क्या हो गया? x² का गुणांक हो गया, b हमारा x का गुणांक हो गया, और c हमारा अचर पद हो गया। अब आप देख लीजिए, ये हमारा c हो गया और ये हमारा a हो गया। तो C/A होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक हो गया। C कितना है? -15, और A कितना है? 2। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? -15/2। ऑप्शन देख लेते हैं, -15/2। ये इसका आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an इजिकल टू 5n-2 हो तो उसका चौथा पद होगा। तो हमें क्या निकालना है? चौथा पद, और हमें nवां पद दे रखा है। तो हम nवें पद में n की जगह 4 रखेंगे, क्योंकि हमें चौथा पद निकालना है। तो हमारा जो चौथा पद a4 हो जाएगा, a4 इजिकल टू 5 × 4 - 2। 5 को 20 होता है, 20 - 2 18। इसका आंसर कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। तो इसी सूत्र की मदद से हम इसका मान निकालेंगे। तो हम जो कॉस थीटा, यानी यहाँ कॉस थीटा कितना है? कॉस 72 डिग्री है, तो इसको हम साइन के टर्म में लिखेंगे। तो साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। अब देखो यहाँ थीटा कितना दे रखा है? 72, तो -72 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन 18 डिग्री अपॉन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो साइन है, साइन 18 डिग्री। ठीक हो गया। साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री 1। इसका आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा चौथा ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदुओं के निर्देशांक है। तो आपने निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश पढ़े होंगे। 4 हमारे चतुर्थांश होते हैं। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये हमारी एक्स एक्स वाली रेखा होगी, ये वाई एक्स वाली रेखा होगी। यहाँ पे -x हो गया, ये -y हो गया। ठीक हो गया। अब हमें द्वितीय चतुर्थांश यानी ये वाले क्वाड्रेंट में स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ पे x वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? माइनस में होगा, और y वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो भी बिंदु के निर्देशांक होंगे वो माइनस कॉमा प्लस होंगे। अब यहाँ पे a के टर्म पे दे रखा है, तो a के टर्म पे दिया है, तो हम देखेंगे -a कहाँ है? यहाँ -a हो गया और b पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो ++ होते हैं। ठीक हो गया। थर्ड में दोनों बिंदु हमारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में होंगे हमारे x पॉजिटिव होगा और y टर्म नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 25 = 0 के मूल होंगे। तो हमें मूल निकालना है। तो मैं आपको बता दूं मूल क्या होते हैं। मूल को हम
द्विघात समीकरण के शून्यक भी बोलते हैं। यानी द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक वे मान होते हैं जिनसे पूरे भी जो द्विघात समीकरण है उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारी समीकरण है x² माइनस 25 इजवल टू 0। ठीक हो गया। x² ऐसे ही रहेगा, 25 इसका स्क्वायर रहता है, 5 का स्क्वायर होता है इजवल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a² माइनस b² का, तो उसका सूत्र क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा x माइनस 5 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना 0 से करेंगे, फिर इस वाले टर्म की तुलना 0 से करेंगे। ठीक हो गया। अगर हम इसकी तुलना 0 से करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। ये पहला हमारा मूल हो गया। दूसरे टर्म x प्लस 5 की तुलना करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया। तो हम अब ऑप्शन देखते हैं। 5,5 ये तो नहीं होगा, 5,-5, तो इसका आंसर क्या होगा 5,-5। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, जहां AB 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है। तो QR का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है दे रखा है। तो जब हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं उनकी जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारी संगत भुजाएं क्या है, AB की संगत कौन सी भुजा हो गई, PQ हो गई, और BC की संगत कौन सी होगी, QR। तो इनका अनुपात बराबर होगा, यानी AB की संगत क्या है, PQ है, और BC की संगत क्या है, QR। इनका अनुपात बराबर होगा। अब हमें AB भी दे रखा है, BC भी दे रखा है, PQ भी दे रखा है। अब हमें QR का मान निकालना है। तो AB दे रखा है हमें 2, PQ दे रखा है हमें 4, BC दे रखा है हमें 3, तो QR का मान निकालेंगे। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो QR इज इक्वल टू 4 × 3 बट्टा 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी घटना होती है उनकी प्रायिकता का योग 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक, ऑप्शन 2 हो गया। तो ये तो थे हमारे MCQs। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से
एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको डायरेक्ट इनके गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक हो गया। 2 3 6, 20 में भागा देंगे 10 बार जाएगा, 2 3 ऐसे ही उतरेगा, 2 पंचे 10, 3 से देंगे 3 एक कम 3, 5 ऐसे ही आएगा, 5 से करेंगे तो ये हो गया। अब 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 60। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो हमें क्या करना है? मूलों की प्रकृति बनाना है। ठीक हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है ना, इसको हम द्विघात समीकरण के लिए व्युत्कर भी कहते हैं। ठीक हो गया। व्युत्कर के लिए हमारे 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब मैं आपको मूलों की प्रकृति बता दूं। जब व्युत्कर का मान 0 से बड़ा होगा तो तब की कंडीशन में जो हमारे मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक हो गया। जब हमारा व्युत्कर का मान 0 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में हमारे मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे। ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेट यानी व्युत्कर का मान 0 से छोटा होगा तब हमारे मूल होंगे काल्पनिक, यानी तब हमारे पास कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक हो गया। आपको इतना नहीं लिखना है, ये मैंने बस आपको समझाया है। आपको बस इतना लिखना है कि जब व्युत्कर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें एक श्रेणी दे रखी है, उसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें एक निश्चित संख्या का अंतर होता है जिसे हम सार्वत्रिक अंतर यानी d कहते हैं। ठीक हो गया। जो उसमें पहला पद होता है उसको पहला पद, दूसरा ऐसे ही पद जितने भी होंगे उतने पद होंगे। ठीक हो गया। अब हमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया। हमें nवां पद निकालना है तो an इज इक्वल टू पहला पद कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, तो हमें nवां पद निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब d यानी सार्वत्रिक अंतर।
अब हम देखेंगे कि इस श्रेणी में कितने का अंतर है। देखो 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो हमारा सार्वंतर कितना हो गया, 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक हो गया। तो an इज इक्वल टू 2n माइनस 2 और प्लस 1 कितना होता है, -1 हो गया। तो हमारा nवां पद कितना आ गया, 2n माइनस 1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। tan a इज इक्वल टू 3/4 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 3/4, ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूं, जो tan a होता है वो हमारा लंब बट्टे आधार होता है। ठीक हो गया। साथ ही में हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, ठीक हो गया। अब tan a का मान दे रखा है, sin a का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इसकी तुलना इधर करें तो 3 हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और 4 हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया। हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया है, आधार भी दिया है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ आ जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है हमारा, अंडर रूट आ जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का मान होता है हमारा 5, यानी कर्ण का मान कितना हो गया हमारा 5। तो अब हम डायरेक्ट सूत्र में रखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो कि बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ना, वो उसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो पहला बिंदु क्या है हमारा 5,12, अब दूसरा बिंदु क्या है, हमें दे रखा है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। तो हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। सूत्र में रखेंगे x2 माइनस x1,
यानी 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। 12 माइनस 0 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, 12 हो गया। ठीक हो गया। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 12 का होता है 144। ठीक हो गया। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 169, और 169 कितना अंडर रूट 69 का कितना होता है, 169 का 13। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13 इकाई। यानी 5,12 की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो हमारी 13 इकाई होगी। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पेपर में भी, स्टेप बाय स्टेप। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो मैं आपको एक सूत्र बता दूं, जो हमारा चाप की लंबाई होता है उसका सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। जो 2 पाई आर है वो यहाँ पे वृत्त की परिधि हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो ये दो मान हम इस सूत्र पे रखेंगे और इस चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई हम मान लेते हैं L, तो L इज इक्वल टू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक हो गया। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 14। 14 क्या हो गया, हमारी त्रिज्या हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कटाएंगे और 9 चौको 36 होता है, तो 1/4 बार ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो 7 से कटेगा 2 बार, इस 2 और इस 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, तो इस 4 से ये 2 और ये 2 कट जाएगा। आंसर कितना बचा हमारे पास 22। तो जो चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 1 + tan स्क्वायर ए होता है वो हमारा sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक हो गया। और जो हमारा 1 + cot स्क्वायर ए वो हमारा cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जो 1 + tan स्क्वायर ए है इसकी जगह पे क्या रखेंगे sec स्क्वायर ए। ठीक हो गया। और 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखेंगे cosec स्क्वायर ए। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। sec क्या होता है, sec इज इक्वल टू 1/cos। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर ए। और cosec क्या हो गया हमारा, cosec इज इक्वल टू 1/sin। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin स्क्वायर ए। ये हमारा एंस पे जाएगा और ये हमारा हर पे जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अंश पे जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक हो गया। कितना हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक छात्र की परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है, तो उसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखी है? सफल होने की प्रायिकता दे रखी है। ठीक हो गया। कितनी दे रखी है? 4/5। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी हमारी घटनाएं होती है उनमें जितनी भी हमारी प्रायिकता होगी उनका योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितनी घटना है? एक सफल है, दूसरा असफल है। ठीक हो गया। तो हमारी असफल होने की क्या प्रायिकता होगी? असफल होने की प्रायिकता जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी 1 माइनस सफल होने की प्रायिकता, यानी 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 - 4/5 = 1/5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि असफल होने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 1/5। ठीक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCF 306 और 357 का क्या दे रखा है हमें? HCF दे रखा है कितना? 9। और हमें 306 और 657 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जो हमारा HCF और LCM के बीच में संबंध होता है, यानी जो हमारा HCF और LCM का जो गुणा होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें HCF दे रखा है, यानी 9 हमारा HCF है और LCM हमें निकालना है। और संख्याएं क्या है हमारी? पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, यानी 306 × 657। ठीक हो गया। अब हम LCM निकालेंगे, = 306 × 657/9। 9 से ये कटेगा, 9 × 7 = 63, बचा 2, 9 × 3 = 27। तो LCM कितना हो गया हमारा? 306 × 73। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण x² + 7x - 60 = 0 के मूल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे द्विघात समीकरण होता है ना, उसके हम मूल 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, पूर्ण वर्ग विधि से। दूसरा, गुणनखंड विधि से। और तीसरा, द्विघाती सूत्र से। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको गुणनखंड विधि से बताऊंगा, बाकी जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम पूर्ण वर्ग से भी करेंगे और द्विघाती सूत्र से भी करेंगे। तो अभी हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। जो हमारा x² + 7x - 60 = 0 दिया है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद है ना उसको तोड़ेंगे। अचर पद को तोड़ेंगे और b का मान निकालेंगे, यानी उसको तोड़ के ये यहाँ पे जो चिन्ह बता रहा है वो चिन्ह बता रहा है कि हमें घटा के निकालना है या जोड़ के निकालना है। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या है? माइनस।
तो हमें 60 को ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि उनको घटा के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम देख लेते हैं। पहला हो गया 10 गुणा 3, 10 माइनस 3 7, नहीं, पहला कितना हो गया, 10 गुणा 6 हो गया, 10 में से 4 आ जाएगा। तो दूसरा हो गया 12 पंचे 60। तो 12 में से हम 5 घटाएंगे, कितना आएगा हमें, 7 मिलेगा। तो हम इस गुणनखंड को इधर लिख देंगे, कहाँ, 7x की जगह पे। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते। -60 = 0। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x एक सेकेंड एक्स, हमें समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 = 0। अब हम जो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम c को तोड़ते हैं, c को तोड़ के b का मान निकालते हैं। या तो हम जोड़ के निकालेंगे या हम घटा के निकालेंगे। तो हम जब जोड़ के निकालेंगे तो हम c का चिन्ह देखेंगे। जो c का चिन्ह अगर प्लस होगा तो हम जोड़ के निकालेंगे, अगर c का चिन्ह माइनस होगा तो हम घटा के निकालेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो हमें c को तोड़ के और उन संख्याओं को घटा के b निकालना है। ठीक हो गया। यानी हमें c के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटा के b यानी 7 का मान आ जाए। यानी 60 को तोड़ के हमें 7 का मान निकालना है। आ गया समझ में। 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 का 60, 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। अब देख लेते हैं, 10 में से 6 घटा के कितना आएगा, 4 आएगा। 12 में से 5 घटा के कितना आएगा, 7 आएगा। और 30 में से 2 घटा के कितना आएगा, 28 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हम इन गुणनखंड को ले लेंगे। ठीक हो गया। यानी 12 और 5। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 = 0। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें, देखो अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म से। इन दो टर्म से क्या आ रहा है हमारा कॉमन, x कॉमन आ रहा है। और अंदर कितना बच रहा है हमारा, x + 12। ठीक हो गया। ऐसे ही हम इन दो टर्म से देखेंगे। इन दो टर्म से देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है। पहले तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। और 60 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60। तो यानी 5 भी हमारा कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो हमारा अंदर क्या बचेगा, x + 12। अब जब इसको अंदर डालोगे, यानी अंदर इसका गुणा करोगे, तो -5 × x कितना होगा, -5x हो जाएगा। और -5 से जब तुम अंदर गुणा करोगे तो -5, ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो -60 हो जाएगा। ठीक हो गया, = 0। अब एक ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसको हम एक बार लिखेंगे, x + 12। ठीक हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x - 5 और बट्टे में 0।
अब हमारे पास क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, तो हम दोनों वैल्यू की एक बार अलग अलग जीरो से तुलना करेंगे। तो अगर हम x + 12 की जीरो से तुलना करेंगे, x बराबर -12। अगर हम x - 5 की जीरो से तुलना करेंगे, x = 5, यानी जो हमारे मूल क्या हो गए, मूल = -12, 5, यानी ये हमारे मूल हो गए। ठीक हो गया। इसको आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।